आप सभी को नमस्ते। आई एम सो सॉरी इतना सारा वेट करने के लिए, बट अभी हमारे आज का हमारा टॉपिक है त्वचा पर चर्चा। तो डॉक्टर अनमोल मैम है जो आज बताएंगे आपको कि त्वचा के ऊपर अगर कुछ भी परेशानी होती है तो किस तरह से उससे ओवरकम करते हैं। बाकी मैम है मुंबई से। तो मैम डर्मेटोलॉजिस्ट है और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन और कुछ भी परेशानी है तो जरूर पूछ सकते हैं। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे त्वचा और जो जो भी कॉमन चीजें होती हैं स्किन से रिलेटेड। काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, चोट लगती है तो क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली फर्स्ट एड क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा हमारा हैंड वॉशिंग, जो कि मैं सबसे लास्ट में लूंगी। तो स्टार्ट करते हैं त्वचा पे चर्चा। तो काम करते हुए अगर हम जंग वाली वस्तुओं से कांटेक्ट में आते हैं, कभी हमें कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या करना चाहिए। बेसिकली सब मैं फर्स्ट एड के बारे में आज आपको बताऊंगी। तो अगर हमें जंग लगी हुई वस्तुओं से हमें कट लग जाते हैं, चोट लग जाती है, तो खून बहता है सबसे पहली चीज। और दूसरा होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के बहुत कॉमन चांसेस रहते हैं, और सबसे कॉमन इन्फेक्शन क्या हो सकता है। स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ भी कीटाणु घुस सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, वो जख्म हमने अच्छे से खरोंच अपने से क्लीन नहीं किया है, तो उसके थ्रू और ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएंगे, और फिर बहुत तरह के कीटाणु मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बुखार आ सकता है, वो पूरा एरिया भी खराब हो सकता है। तो फर्स्ट एड मेजर्स अगर आपने लिए तो हमारी वहां तक हम पहुंचेंगे नहीं। तो अगर ब्लीडिंग हुआ है जंग लगी हुई वस्तु के थ्रू, तो क्या क्या करना चाहिए हमें। तो मानो कट लग गया है, तो अभी क्या करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट सब लोगों को जो आना चाहिए वो रहता है हमारा फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक उपचार। सबसे पहले क्या करोगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्लीडिंग जो हो रही है, खून को हम बहाव को रोकने की कोशिश करेंगे। क्या क्या कर सकते हो उसके लिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप जो भी कट लगा है ना, उस चीज के ऊपर एक क्लीन कपड़ा लोगे, धुला हुआ कपड़ा। नहीं मिल रहा है, आसपास गंदा कपड़ा मिल रहा है, तो बॉइलिंग वाटर ढूंढना पड़ेगा आपको। उबलते हुए पानी से वो कपड़े को निकालिए, उसमें से पानी को अच्छे से सोख लीजिए। उस कपड़े को फिर आप रखेंगे जहां पर भी कट लगा है उसके ऊपर, और अच्छे से ऐसे प्रेशर लगाइए, जोर से प्रेशर लगाइए। प्रेशर को लगा के रखना है आपने 1 से 5 मिनट तक। बेसिकली जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकती है। अगर छोटा सा कट रहता है तो 1 मिनट तक आपने अच्छे से प्रेशर लगाया तो उसमें ब्लीडिंग रुक जाती है। ज्यादा बड़ा कट रहता है तो आपको ज्यादा देर तक, 5 मिनट तक लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा लगता है तो जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते वो पेशेंट को, तब तक आपको वो वहां पर प्रेशर दबा के रखना है। जैसे ही आप प्रेशर रोकोगे, उठा दोगे वो चीज को वहां से वापस, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगेगी। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना है। ज्यादा बड़ा कट लगा है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो तुरंत जितना जल्दी हो सके आपने हॉस्पिटल लेके जाना है पेशेंट को। और क्या कर सकते हो, अल्कोहल वाइप आपके, मैं फर्स्ट एड किट के बारे में भी आपको बताऊंगी। उसमें मिनिमम क्या क्या रखना चाहिए। आपके काम की जगह पे भी वो रहना चाहिए, आपके घर में भी वो रहना चाहिए। तो बेसिकली अल्कोहल वाइप, इतना छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, उसके अंदर अल्कोहल का वाइप रहता है। तो उसको सीधे वो पैकेट को खोल के आप वो वाइप को वहां जहां पर भी चोट लगी है उसको क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेटॉल या सैवलॉन यूज करते हैं, और उसको डायरेक्टली हम कॉटन के ऊपर लेके वो जख्म के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन वैसा करना एकदम गलत होता है। क्यों, क्योंकि उसमें अल्कोहल का मात्रा और दवाई का मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। बेसिकली जो आपका डेटॉल का एक बॉटल रहती है, वो आपके नहाने के यूज के लिए होती है, तो उसका भी एक ढक्कन आपको, पूरा एक जो बकेट रहती है उसके लिए रहता है। तो मानो आपके हाथ में सिर्फ डेटॉल या सैवलॉन है अभी, तो क्या करोगे, एक ढक्कन अगर आप डेटॉल ले रहे हो, 10 ढक्कन पानी, क्लीन वाटर, एकदम साफ स्वच्छ जो पीने का पानी रहता है, वो यूज करोगे। उसको डाइल्यूट करोगे अपने भाग में, उसको डाइल्यूट करने के बाद फिर क्लीन कॉटन लेना एकदम। तो स्टेराइल कॉटन गॉज भी आपके पास में रहना चाहिए। कुछ एक्सपेंसिव, कुछ महंगा नहीं रहता है वो, लेकिन फर्स्ट एड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो। तो वो कॉटन को आप, ये आपने जो डाइल्यूटेड आपने सैवलॉन या डेटॉल का जो घोल तैयार किया है उसमें डालोगे, और उससे कुछ भी कहीं पे भी चोट लगे उससे क्लीन करना है आपने। मानो वो भी नहीं मिल रहा है,
सोप वाटर, नॉर्मल सोप वाटर, लेकिन उसको भी अच्छे से झाग बनाना है, अच्छे से डाइल्यूट करना है तो लगाना है उसके ऊपर। और अपने आपके फर्स्ट एड किट में एक कोई भी एंटीबायोटिक का क्रीम, सोफ्रामाइसिन बहुत कॉमनली अवेलेबल है, वो भी एक ट्यूब लाके रखनी है। लेकिन कोशिश कीजिएगा 5 से 7 दिन से ज्यादा आप आपके मन से सोफ्रामाइसिन को यूज ना करें, नहीं तो वो असर करना बंद कर देगी। तो इतना ज्यादा नहीं यूज करना है, 1-2 दिन के लिए यूज करने के लिए वो ठीक है, लेकिन फर्स्ट एड के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए उसको यूज कर सकते हो आप। तो अगर हमने एक बार वो एरिया को क्लीन कर दिया, अगर बाहर कुछ था, मानो आपको काम करने में चोट लग गया, घर में खेलते खेलते बच्चे को चोट लग गया, मिट्टी में चोट लग गया, तो वो एरिया को साफ करने के बाद हमने एक बार ब्लीडिंग रोक दिया ना, उसके ऊपर फिर हम ये भी जो भी एंटीबायोटिक का क्रीम हमारे पास इजीली अवेलेबल है, ट्राई कीजिएगा बीटाडिन को अवॉइड करने। बहुत लोगों को बीटाडिन से एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो डायरेक्टली बीटाडिन को लगाना अवॉइड करो। सोफ्रामाइसिन या ऐसा कुछ क्रीम एंटीबायोटिक का रहेगा उसको लगाना प्रेफर करना है हमें, ठीक है। अभी क्या करना है, उस एरिया को हमने अभी हमने क्लीन कर दिया, हमने वहां का ब्लीडिंग रोक दिया, अब हमने वहां पर एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, वहां पर साफ अच्छी स्टेराइल पट्टी अच्छे से वहां पर लगा देंगे। अगर मानो हमें स्टेराइल पट्टी नहीं मिल रही है तो क्या करोगे, वापस जैसे हमने कपड़े को क्लीन किया था बॉइलिंग वाटर में, वैसे ही आप जो भी आपके पास पट्टी मिल रही होगी उसको लोगे, उबलते हुए पानी में डालोगे, 10 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखने के बाद उसको ड्राई करके फिर उसको वहां पर यूज करना है आपने। अब आती है बात कि पट्टी कितनी फ्रीक्वेंटली हमें चेंज करनी चाहिए। ऐसा रहता है कि अगर आपका जो घाव है बड़ा है, बार बार भीग रहा है, तो जितनी बार वो भीग रहा है पट्टी आपने उतनी बार चेंज करनी है। अब वो नहीं चेंज करते, वहां पर स्किन का इन्फेक्शन हो जाएगा, नीचे के जो हमारे टिश्यूज हैं, जो मसल रहती है या फिर हड्डी रहती है, सब जगह तक इन्फेक्शन फैलने का चांस रहता है। तो एक अगर आपने स्किन को ट्रीट किया, आप नीचे के सारे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो अच्छे से पट्टी लगानी है, लेकिन मानो वहां से ज्यादा कुछ पानी वगैरह नहीं निकल रहा है, खून अभी ज्यादा नहीं निकल रहा है, तो कितना फ्रिक्वेंटली आप पट्टी को चेंज करोगे, तब भी पट्टी को आपने रोज चेंज करना जरूरी रहता है। अभी मानो बहुत गहरा कट था, आपने प्राथमिक उपचार करके थोड़ी देर के लिए तो रोक दिया, लेकिन वापस बहने लगा, उसका भी मतलब है कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, वो कट अपने आप से नहीं भरेगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड। इसको अच्छे से सुनना सब में, ये सबके घर में एक एक बॉक्स रहना चाहिए, आपके काम की जगह में भी एक एक बॉक्स सबके पास में रहना चाहिए। क्या क्या रहना चाहिए, बैंडेज, तो एक तो पट्टी रहनी चाहिए हमारे पास, रोलर बैंडेज। अब ये पट्टी और रोलर बैंडेज में क्या फर्क रहता है, ये जो नीचे का पट्टी रहेगा ना वो स्टेराइल रहना जरूरी है, वो एकदम स्वच्छ रहना जरूरी है। जो रोलर बैंडेज होती है वो हमारी, जो आपने पहले नीचे का पट्टी लगाया ना उसके ऊपर लगती है, ऐसे रोल करके लगती है, तो वो सेकेंड या थर्ड लेयर में आती है, तो वो स्टेराइल नहीं भी रही तो भी चलता है। अभी टेप भी चाहिए रहती है। टेप क्यों चाहिए हमें, क्योंकि इसको बांधने के लिए हमें टेप चाहिए। टेप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मानो आपके पास टेप नहीं है तो जो आपका ये जो बाद वाला रोलर पट्टी थी ना, उसी को आप कट करके टाई करने के लिए यूज कर सकते हो, उसी को बांध सकते हो। स्टेराइल गॉज, तो वही नीचे की लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेराइल गॉज होना, स्टेराइल पट्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या रहना चाहिए आपके पास, एंटीसेप्टिक का कोई क्रीम रहना चाहिए। एक डॉटॉल को वहां उसके अंदर रख सकते हो आप, लेकिन याद रखना है कि कभी भी डायरेक्टली उसको नहीं डालना है आपने, डाइल्यूट किए बिना। एंटीबायोटिक का क्रीम, सोफ्रामाइसिन का क्रीम बहुत इजीली सब जगह पे मिल जाता है, तो वो भी रख सकते हो आप। अभी और क्या सबसे कॉमन होता है, बर्न ऑइंटमेंट, वो रखना रहता है, क्योंकि कभी भी कुछ काम करते हुए भी आपको लग सकता है, किचन में काम करते हुए भी जलने का चांस रहता है, तो बर्न ऑइंटमेंट। अभी मानो किचन में काम करते हुए आपको जल गया तो क्या करोगे, वहां पर आप ठंडा पानी डालोगे, डायरेक्टली बर्फ को नहीं रगड़ना है। बर्फ को अगर हम डायरेक्टली रगड़ते हैं जली जहां पर जला है हमें, उससे हमें जो नीचे के हमारे टिश्यू है ना उसको डैमेज होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो ठंडे पानी में आप डाल सकते हो, लेकिन बर्फ को डायरेक्टली लेके वहां नहीं रगड़ना है। चालू करो ना। हमारा देखो, उसके अलावा कोल्ड पैक अगर हो सकता है तो वहां पर रखिए, नहीं तो बर्फ चालू हर है। जगह मिल जाती है आपको, ठीक है। और एक छोटा सा उसमें डायरी रखिए, जिसमें आपका एम्बुलेंस का नंबर या आपके आसपास के जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रहेगा उसका नंबर रहना चाहिए, कि कुछ भी हो आपको नहीं समझ में आ रहा है
तब एटलीस्ट उनको फोन करके पूछ पाओ और आप जान पाओ कि तब तक के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है उसका। तो क्या क्या रखना है आपने, नीचे की साफ पट्टियां रखनी है, ऊपर का रोलर बैंडेज रखना है, बर्न जली हुई वाला ऑइंटमेंट रखना है, बर्न ऑल रहता है, बहुत कॉमनली यूज होता है, नहीं तो सिल्वर नाइट्रेट करके एक क्रीम आती है, वो भी बहुत कॉमनली अवेलेबल रहती है। सोफ्रामाइसिन का एक ट्यूब रखना है, डेटॉल या सैवलॉन में से एक बहुत छोटा सा ही रखना है, और एक छोटा डायरी जिसके ऊपर सारे इमरजेंसी के नंबर लिखे हैं। ये सब आपकी फर्स्ट एड किट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये सब रहना चाहिए आपके घर में हर टाइम। और दूसरा ये भी रहता है, हम बहुत बार क्या करते हैं, फार्मेसी में जाके दवाई ले लेते हैं, वैसा नहीं करना है। एक दिन किया चलता है, लेकिन अगले दिन आपने डॉक्टर के पास में जाके करना ही है। बहुत बार क्या होता है ना, आप स्किन की कंप्लेंट को लेके जाते हो, फार्मेसी वाले आपको बहुत बार स्टेरॉइड का क्रीम दे देते हैं। अभी स्टेरॉइड के क्रीम से क्या है, आपको तुरंत तो लगेगा कि अच्छा हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर नीचे कुछ भी, मानो कुछ भी फंगल इन्फेक्शन था या कुछ भी तरह का इन्फेक्शन था, थोड़े दिन के लिए कम होकर बाद में वो एकदम फैल के आता है, तो इवन वो डॉक्टर के लिए फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा है कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है आसपास में, आपने मेडिकल स्टोर से जाके एक दिन के लिए लिया, चलेगा, अवॉइड करो वो भी लेने को। बर्फ लगा दो घर में, नहीं तो मैक्सिमम कैलामाइन का लोशन लगा दो, कुछ साइड इफेक्ट नहीं रहता है उसका। उसके ऊपर कुछ भी मत लगाओ आप आपके मन से। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से ही पूछो आप, स्किन की बात नहीं है, बाकी भी सब चीजों को लेके, क्योंकि बहुत कॉमन है आपको स्टेरॉइड का क्रीम, स्टेरॉइड का स्प्रेज, ये सब दिया जाता है ताकि क्विक रिलीफ हो जाए आपको। या फिर अगर एंटीबायोटिक आप लेते हैं डायरेक्टली जाके मेडिकल स्टोर में से, एकदम हायर एंटीबायोटिक लेते हैं, तो उससे क्या होगा, अभी का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन जब सच में वो दवाई की जरूरत रहेगी ना, आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। इसके लिए डायरेक्टली कभी भी फार्मेसी से जाके दवाई नहीं लेनी है जब तक आपको किसी डॉक्टर ने बोला नहीं है, स्पेशली स्टेरॉइड का क्रीम और स्पेशली एंटीबायोटिक का क्रीम। बाकी ठीक है, कैलामाइन ले सकते हो आप, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश, ये आप ले लो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो सारी दवाइयां हैं जिससे फर्क पड़ता है, एक्चुअली ट्रीटमेंट होता है, वो सब नहीं लेना है आपने। अभी अगला, नाक से खून बहता है, ये सीजन बहुत कॉमन है, तो नाक से खून बहना भी बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, हम जनरली मुंह पीछे को कर देते हैं ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए, वो सबसे गलत है। उससे क्या होगा, जितना भी खून आ रहा है ना नाक से, वो आपके गले में फंसने का चांस रहता है। बच्चों को होता है तो ये कॉमन, नीचे को रखना है आपने, इधर प्रेशर लगा के नाक को टाइट रखना है, एक 5 से 10 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो उससे भी नोज ब्लीडिंग कम हो जाती है। अभी कई बारी क्या है, चोट लग गई और जो जिस भी, मानो कि लोहे का वस्तु कुछ अंदर गया है, वो वहीं पे अंदर है, अगर ज्यादा चोट लगी, इसको खींच के बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है। क्या होगा इससे, एक तो अंदर जाने में उसने जितनी तकलीफ की है, टिश्यू को नुकसान किया है, चमड़ी को नुकसान किया है, बोन को नुकसान किया है, एक वो होगा। और जब आप बाहर उसको खींच के निकाल रहे हो ना, उससे और आसपास के जो भी टिश्यू है उसको भी और नुकसान होगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, अगर मानो कुछ अंदर गया है उसको वैसे के वैसे ही रहने दो, डॉक्टर के पास में जाइए, वो बताएंगे क्या करना है। आईज में, आंख में भी बहुत कॉमनली किचन में काम करते हुए छींटा लग जाता है, आप ग्रीस का काम करते हो तो छींटा लग जाता है, या कुछ ना कुछ चले जाता है कभी, तो क्या करना है, सबसे पहले बहुत सारा पानी, क्लीन पानी लेके उसको धोने की कोशिश करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट वही रहता है, उससे बहुत सारा क्लीन हो जाता है। और कभी भी ना आंख को रगड़ने की कोशिश नहीं करनी, उससे क्या होगा, जो कुछ भी जो अंदर गया है वो आपकी आंख को और डैमेज करेगा, जिससे आई साइट, मतलब आपका आंख जो नजर है ना, वो भी जाने का चांस रह सकता है। तो कुछ भी गया है, सबसे पहले क्लीन वाटर से उसको साफ करने का कोशिश करो, और फिर जितना जल्दी हो सके आंख के डॉक्टर के पास में हमने दिखा लेना है। हेड इंजरी, कभी कभी चोट लग जाती है सर के ऊपर, उसमें क्या करना है, थोड़े से साइंस हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि मानो चोट लगी है, वो इंसान गिर गया है और होश चले गया है, 1 मिनट के लिए गया है, 15 सेकंड के लिए गया है, तो भी वो चोट को सीरियसली लेना है और हमें हॉस्पिटल जाना है जितना जल्दी हो सके। अगर मानो हमें वो भूल गया कि हमें चोट कैसे लगी थी, उस टाइम का सब भूल गया है, उससे भी समझ में आता है कि कुछ इंजरी ज्यादा हुई है, हमें उल्टी आ रही है, बार बार बहुत सर दुख रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, गिर जा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दौरे आने लगते हैं, इस सब का मतलब रहता है कि ज्यादा चोट लगी है, सीरियसली लेके हमें हॉस्पिटल जाना है। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें इधर उधर वो पेशेंट को
ये करना, स्टेबलाइज करना है, मूवमेंट रोकनी है, हिलना नहीं है इधर से उधर। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ये नहीं किया तो वो इंजरी से जितना डैमेज हुआ है ना, जितना रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से जितना नुकसान हुआ है, वो सब बढ़ जाएगा। जनरली ध्यान रखिएगा, ये सब और भी इम्पोर्टेंट है। अगर जो भी जिसको भी चोट लगी है उनका एज ज्यादा है, 65 ईयर से ज्यादा है, गिर के चोट लगी है साइकिल से या कुछ भी, रोड में चोट लगी है, कार से चोट लगी है, ऊंचाई से गिरे हैं, गर्दन में दर्द हो रही है, या नीचे वाली बैक के हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो रही है, वो भी इम्पोर्टेंट है। कई बारी क्या है, वो हड्डी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसमें चोट लग जाती है ना हमारी, कई बारी पैर में झुंझुनाहट होने लगती है, पैर में कमजोरी आने लगती है, वो सब का भी मतलब रहता है कि चोट थोड़ी सीरियस है, तो हमें जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना है। वापस जैसे बर्न, जलने से या फिर बिजली से चोट लगी है तो क्या करना है, फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि वो जलने से हम बाहर निकल गए हैं, गैस लगी है, गैस को बंद कर दो सबसे पहले। उसके बाद क्या करोगे, उसको ठंडे पानी का, ठंडे पानी में हाथ रख दो, रगड़ना है, बर्फ नहीं रगड़नी है, वापस बोल रही हूँ मैं। एंटीबायोटिक का क्रीम लगा दिया, या बर्न का, मानो अगर आपके पास बर्न का क्रीम नहीं मिल रहा है तो एंटीबायोटिक का क्रीम भी लगा सकते हो। प्रेफरेबली नहीं लगाना है, क्यों, क्या चांस रहता है, अगर आपने बर्न की जगह में एंटीबायोटिक का क्रीम, मानो टोक्सामाइसिन का क्रीम लगाया है, एलर्जी होने का चांस रहता है, तो आसपास का एरिया रेड हो सकता है। उसके बाद क्या करोगे, अगर छोटा ही चोट है तो उसको ढकने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी भी बड़ी चोट है और अगर आपको लगता है ऐसे बबल आ गया, फूल गया अगर वो जगह ना, तो उसको पंक्चर करके फोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, उसको वैसे का वैसे ही रहने देना, अपने आप फूट जाएगा। वो स्किन जो है बैरियर का एक्ट करती है, मतलब वो स्किन ही ड्रेसिंग का काम करती है, तो वो ऐसे फूला रहता है, बीच का पानी निकल गया तो अपने आप ऐसे बैठ जाएगी। आप लोग अगर उसको अपने हाथ से फोड़ने की कोशिश करोगे तो ये जो ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर था जो हमें बचा रहा था, ये भी चले जाएगा, फिर वापस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी वैसे अगर बिजली से चोट लगी है, जलने से चोट लगी, ज्यादा अगर, मतलब मान लो आग ज्यादा सिवियर थी, सबसे पहले तो आप अपने आप को बचाओ, अपने आप को पहले कवर कर लो अच्छे इसमें, और फिर आसपास सबकी हेल्प करने की कोशिश करो। सबसे पहले ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत ज्यादा आपने स्मोक, मतलब जो भी धुआं है वो इनहेल नहीं करना है, पूरा आपकी लंग में जाता है इन्फेक्शन, तो जितना जल्दी हो सके वो एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करनी है आपको। वापस स्किन में बर्न हो गया है, मतलब अगर आपको जलने से चोट लगी तो क्या करोगे, पानी को ठंडे पानी के में रख सकते हो, चलते हुए ठंडे पानी में, या ठंडे पानी को एक वेसल में, एक किसी बर्तन में लेके वो ठंडे पानी में हाथ डाल दो, एंटीबायोटिक का क्रीम लगाओ। अभी ये कंप्रेस हर केस में लगाने की जरूरत नहीं रहती है। अब बहुत बार क्या करते हैं हम, हमको लगता है कि टूथपेस्ट ठंडा लगता है तो हम बर्न के ऊपर टूथपेस्ट लगा देते हैं, बहुत कॉमनली। ये भी नहीं करना है, आपने टूथपेस्ट नहीं लगाना है, उससे वापस एलर्जी होगी, वापस इन्फेक्शन होगा, और फिर ये नहीं करना। अगर घर में ही कुछ लगाना है तो सेफ सबसे ऑप्शन रहता है एलोवेरा जूस, लेकिन जो बॉटल में आता है एलोवेरा जूस वो नहीं लगाना है। अगर आपको आसपास समझ में आता है कि कहीं पे एलोवेरा का प्लांट है, तो प्लांट में से फ्रेश जो जेल निकलता है वो स्क्वीज करके आप उसके ऊपर लगा सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है, ना बर्फ लगानी है, ना आपने वो जो बबल आया उसको फोड़ने की कोशिश करनी है, टूथपेस्ट नहीं लगाना है, तेल नहीं लगाना है उसके पर, घर का जो भी सब करते हो ना वो सब नहीं करना है। एलोवेरा एक लगा सकते हो, सूदिंग प्रॉपर्टी भी रहती है उसमें और थोड़ा सा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी रहती है उसमें। वापस अगर जख्म की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपने फर्स्ट एड का मेजर्स अच्छे से नहीं लिया है तो इन्फेक्शन सिर्फ चमड़ी में रह सकता है, नहीं तो चमड़ी के थ्रू आपके ब्लड में भी जा सकता है। ब्लड में अगर इन्फेक्शन गया है तो बुखार वगैरह आने लगता है, वो एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है, तो जिसका भी मतलब रहता है कि आपको हॉस्पिटल में जाके आपको टैबलेट खाने की जरूरत है। वापस बोल रही हूँ, हॉस्पिटल में जाके दवाई लेनी है, फार्मेसी स्टोर में जाके दवाई नहीं लेनी है। अब क्या होगा, वहां पर दर्द होने लगेगी, लाल हो जाएगा, खूब सूज जाएगा, बुखार आने लगेगा। अभी नॉर्मली भी जो आपका घाव रहता है ना, उसमें से एक क्लीन पानी के जैसा लिक्विड निकलता रहता है,
वो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ भी ज्यादा थोड़ा सा भी थिक है, थोड़ा सा भी जाड़ा है वो जो भी लिक्विड निकल रहा है उसमें से, या फिर उसमें से खराब बांस आ रही हो, तो उसका भी मतलब है कि वहां पर इन्फेक्शन हो गया है। अभी क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आप उस टाइम पे जो भी यूज कर रहे हो, इवन आपका हाथ, सबसे पहले क्लीन होना है। जो भी आप औजार यूज कर रहे हो वो बर्न को रोकने के लिए या फिर वो ड्रेसिंग करने के लिए, वहां पे प्राथमिक उपचार करने के लिए, वो सबको क्लीन होना जरूरी है। और सबसे सिंपल तरीका किसी भी चीज को क्लीन करने का रहता है उसको बॉईल करना। अब याद रखना कि प्लास्टिक को नहीं बॉईल करना है, बाकी कुछ भी स्टील रहती है उसको आप आराम से बॉईल कर सकते हो। उससे उसमें जो भी डस्ट या ऑर्गेनिज्म रहेंगे, बैक्टीरिया कीटाणु जो भी रहेंगे वो सब मर जाते हैं। अच्छे से बॉईल के 10 मिनट तक बॉईल करना है, लेकिन उसमें फिर ठंडा करना है आपने और फिर उसको यूज करना है। डायरेक्टली नहीं यूज करना है, नहीं तो उससे भी बर्न होने का चांस रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा हैंड वॉशिंग। अच्छे से हमने हाथ धोया है, बहुत सारा हमारा पेट का इन्फेक्शन, हमारा चमड़ी का इन्फेक्शन सब अच्छे से हाथ धोने से ठीक रह सकता है। अभी हाथ कैसे कैसे धोना है हमने इसके बारे में बात करते हैं। हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग एक तो कब कब करना है। हम घर में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद और खाना खाने से पहले, ये 3 टाइम पे हमें हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप बाहर से काम करके आए हो, इधर उधर हाथ लगाने से पहले सबसे पहले आप हाथ धो लो अपना अच्छे से साफ पानी में। अगर आपने वही आपने आप किसी को ट्रीट किया है, किसी के घाव को ट्रीट किया है, उसके बाद में और उससे पहले हाथ धोना इंपॉर्टेंट रहता है। शौचालय यूज करके आए हो, हाथ धोना सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है। पेट खराब होता है बार बार, चमड़ी में भी इन्फेक्शन आते हैं उसकी वजह से। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसका आपने डाइपर चेंज किया है, उसके बाद में भी अपने हाथ धोना इम्पोर्टेंट है। नाक बह रहा है आपका, आपने खांसी किया है बार बार, सर्दी हो रही है, उस टाइम भी अपने हाथ धोना इम्पोर्टेंट रहता है। घर में कोई पशु है, उसको अगर आपने क्लीन किया है, उसको आपने खाना डाला है, उसके बाद आप घर आ रहे हो, सबसे पहले हाथ धो लो। उसके बाद में ही कुछ भी काम करो। हाथ टच भी मत कीजिए डायरेक्टली, नहीं तो क्या होता है ना, कई बार आपने वहां पर हाथ टच किया, वहां आप जो बाहर से इन्फेक्शन लेके आए हो, आपने आपकी घर की क्लीन चीज के ऊपर वो इन्फेक्शन डाल दिया। अब आप उसके बाद में जा रहे हो हैंड वॉशिंग कर रहे हो और आपने गलती से अगर वही जगह में हाथ लगाया तो वापस आपका हैंड वॉशिंग सब बेकार हो जाएगा। उसके बाद में करने से इन्फेक्शन आपको उससे भी आएगा। तो घर अब वापस आ रहे हो जैसे ही सबसे पहले हाथ धो लो। घर में कचरा निकाल रहे हो, काम की जगह में भी कचरे में हाथ डाला है, कुछ भी चीज को क्लीन भी किया है, ग्रीस वाली चीज को भी हाथ लगाया है ना, उसके बाद में भी हमने हैंड वॉशिंग करना इंपॉर्टेंट है। अभी हम हैंड वॉशिंग तो बोलते हैं, लेकिन करना कैसे वो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले जानना। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, आप लोग सब ट्राई करो मेरे साथ में करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाथ को गीला करेंगे। ठीक है, हाथ को गीला किया उसके बाद हम क्या करेंगे, साबुन डालेंगे। बहुत कम क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी, दोनों में से दोनों भी गलत है। प्रॉपर क्वांटिटी इतनी होती है कि पूरे हाथ में अच्छे से झाग बन जाए। सबसे पहले क्या करोगे, साबुन डाल दिया आपने, अभी हम ये ऐसे करेंगे, ये वाले भाग को हम रब करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम उंगली को ट्रीट कर, ये दोनों भी उंगली के बीच में, तो ये वाला एरिया भी हमें क्लीन करना है, तो इस तरह से हमें क्लीन करना है। ठीक है, आगे पीछे भी करेंगे और दोनों उंगली के बीच में भी करेंगे। अब हमने ये भी भाग कर दिया, अब हमें ये नेल्स को भी ट्रीट करना है ना, तो अब हम ये करेंगे, ये और ये। अब हमारा रह गया थंब। इसको कैसे करोगे, इस तरीके से आप क्लीन करेंगे दोनों हाथ का। अब ये वाला भाग रह गया, इसको हम वापस यूं लेके क्लीन करेंगे। ये सब हम तब कर रहे हैं जब हमारे हाथ के ऊपर बहुत सारा साबुन लगा हुआ है और बहुत सारी झाग है। उसके बाद हम पानी के नीचे हाथ डालेंगे। वापस सारे स्टेप्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर बार आप हाथ धोते हो आपको हर बार ये सारे स्टेप्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम क्या करते हैं, आते हैं फटाफट हाथ में लेते हैं और सिर्फ यू करके छोड़ देते हैं। इससे ना हमने हमारे थंब को ट्रीट किया, ना हमने हमारे नाखून को ट्रीट किया, ना हमने ये बीच वाली जगह को ट्रीट किया, ना ये जगह को ट्रीट किया। तो सब चीज को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे साबुन, झाग बनाइए, ऐसे रब करना है आपने, फिर आगे ऐसे कीजिए,
फिर उंगली के बीच में करना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे करना है, थंब को करना है दोनों हाथ के, फिर ये वाले पार्ट के लिए यूं दोनों हाथ में, फिर अच्छे से पानी से धो के अच्छे क्लीन टॉवल से या कुछ जो भी रहेगा उसे हाथ पोंछ लीजिए। अगर हो सके तो जिस नलके को आपने हाथ लगाया उसको भी एक बार पोंछ लो तो बेटर रहेगा, जो आपसे अगला आ रहा है उसको कुछ भी इंफेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। ये प्रॉपर हैंड वॉशिंग के टेक्निक आपने फॉलो किया, बहुत सारा इन्फेक्शन आपका इसी चीज से खत्म हो जाएगा। आपके घर में जितने लोग हैं आप लोग सब सीख लीजिए, घर में जितने लोग हैं सबको सिखाओ, बच्चों को भी सिखाओ। तो जब हम हैंड वॉशिंग अगर प्रॉपरली कर रहे हैं उसको करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक का टाइम लगता है, उतना टाइम आपने लगाना है प्रॉपरली क्लीन करने के लिए। अभी क्या होता है, बहुत बारी हम बहुत सारा हैंड वॉशिंग यूज करते हैं, हमारी चमड़ी फटने लगती है। तो एक और काम क्या कर सकते हो आप, नारियल, प्लेन नारियल का तेल का बॉटल रख सकते हो, नहीं तो मॉइस्चराइजर का बॉटल जहां पर आपने हैंड वॉशिंग किया उसके साथ में रख दो। जैसे ही हैंड वॉशिंग किया थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके आप अच्छे से हाथ में लगा लेंगे, तो जो बार बार स्किन में क्रैक्स आते रहते हैं वो भी सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड वॉशिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास फर्स्ट एड किट रखना, और तीसरा इम्पोर्टेंट है फार्मेसी से जाके डायरेक्टली कुछ भी दवाई नहीं लेनी है। अंडरलाइन जिनको जैसे डायबिटीज, शुगर का तकलीफ है, बीपी का तकलीफ है, शुगर वालों को और ज्यादा रहता है कि हैंड वॉशिंग का और ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांस, इन्फेक्शन फैलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, स्किन अच्छी रखनी है के लिए हाथ साफ रखना इम्पोर्टेंट है, अच्छा खाना खाना इम्पोर्टेंट है, स्वच्छ पानी पीना इम्पोर्टेंट है। ये सब बेसिक, ये दो तीन चीज किया, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, और हर दिन कोशिश करो कुछ ना कुछ व्यायाम करने की, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, 10 से 15 मिनट भी एक्सरसाइज किया तो स्किन का जितना भी, चमड़ी से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन या जितनी भी बीमारियां होती हैं सब कम हो जाती हैं। अब आप लोग मुझसे आपके जितने भी कुछ भी डाउट्स हैं वो सब पूछ सकते हैं। थैंक मैडम केरोसिन के कारण हाथ फट जाते हैं। इसकी वजह से, केरोसिन केरोसिन घासलेट की वजह से। हाँ तो वही, इसके लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हैंड वॉशिंग। आपने ये सब किया, मानो अगर केरोसिन में काम कर रहे हो ना, उसकी वजह से भी ग्रीस रहता है बहुत ज्यादा, तो उसको भी क्लीन करना और इम्पोर्टेंट रहता है। अगर वो ग्रीस वाले हाथ से खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, इन्फेक्शन होगा। दूसरा, ग्रीस को निकालने के लिए हमने बहुत ज्यादा साबुन का यूज किया, वो यूज करने से भी हाथ फटने के चांसेस रहते हैं, बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को केरोसिन से एलर्जी भी होती है। सबसे इजी तरीका वो बचाने का रहता है, जैसे ही वो सब काम कर लिया, हैंड वॉशिंग कर लिया, मॉइस्चराइजर लगा लो। मॉइस्चराइजर नहीं मिल रहा है आपको तो घर में खोपरे का तेल रहता है ना, नारियल, प्लेन नारियल का तेल लगा लो, आपके स्किन जो फट रही है वो फटना बंद हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो ओके। मेरा जन का क्वेश्चन है हम्म। कि व्हाट अबाउट हील क्रैक? व्हाट अबाउट हील क्रैक मैम, एड़ी हील फटती क्रैक? है उनका, वो बहुत पूछ। कॉमनली सर्दी के टाइम पे ऐसा रहता है कि हील आपका एड़ी फटने लगती है। उसके लिए भी वैसा ही है कि पहले मॉइस्चराइजर लगा लो जहां जहां पर, अच्छा अभी कट भी ना ऐसा रहता है कि डीप कट रहता है, बहुत ज्यादा कट रहता है ना, तो उससे कई बार हमें खून आने लगता है। खून आने लग रहा है तो क्या करना है आपने, वहां पर एंटीबायोटिक, वही वापस फर्स्ट एड किट आपके बॉक्स में से आपका एंटीबायोटिक का क्रीम लगाएंगे। जहां जहां कट में से खून निकल रहा है वो कट में आप अच्छे से वो एंटीबायोटिक का क्रीम लगा दोगे, उसके ऊपर से मॉइस्चराइजर लगाओगे, और रात को सोने के टाइम पे सबसे इजी चीज क्या कर सकते हो आप, प्लेन वैसलीन पेट्रोलियम जेली आती है ना आपके पास, वो व्हाइट और ब्लू ढक्कन वाला, वो लीजिए, अच्छे से एक पूरा लेयर उसके ऊपर लगा दो। और इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट नाइट को जब आप लगा रहे हो, ये सब कर रहे हो, वैसलीन लगाने के बाद में प्लास्टिक का कुछ भी थैली रहेगी वो पैर में बांध दो। ये 1 हफ्ते 10 दिन तक भी किया, ये पूरा आपका जो भी हील फट रही है वो सब ठीक हो जाएगा।
तो ऐसे छोटी छोटी चीज करके ना ये सब सब ये जो छोटे छोटे चीजें हैं वो ठीक हो जाती हैं। हर चीज के लिए नहीं लगता है कि बहुत ऐसा एक्सटेंडेड कुछ ट्रीटमेंट लेना है हमें, छोटा छोटा चीजें किया उससे भी ठीक हो जाएगा ये। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो मैम अजय जी ने हैंड रेज किया है। हम्म। अजय जी, आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं नहीं, गलती से हैंड रेज हो गया इनका। हाँ, मंदाकिनी। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। तो टीम एचसीएल से कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सॉरी, टीम एचसीएल से हाँ एक हाँ, जन को पूछना है। जी सर, बताइए। हेलो जी बोलिए। जी राजेश भाई। मैडम, नमस्ते। जी मैडम पूछिए जी राजेश नमस्ते। भाई। आपको मालूम की जाती कोई क्वेश्चन पूछ रहा था राजेश जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। जी जी हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आप बताइए, आपको क्या पूछना है, पूछिए। हेलो। अरे मेरे बेटी की त्वचा पे दांत तो हो गए हैं। क्या हो गया है? दांत हो गए, दांत। दाद हो गए हैं? दाद के लिए आपको आइडली एक बार ना प्रॉपरली दिखाना हेलो। पड़ेगा। ये मैंने तो दिखाया भी है, डॉक्टर से सलाह भी ली है मैंने। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, कम हो जाता है फिर दोबारा से वही हो जाता है। तो वो वैसा रहता है कि फंगस की वजह से होता है वो। तो फंगस का ग्रोइंग टाइम, अभी जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं 5 दिन का पूरा ट्रीटमेंट करते हैं तो वो चले जाता है। फंगस का जो साइकिल है ना, वो ग्रोथ साइकिल ही उसका 4 से 6 हफ्ते का रहता है। तो उतने देर के बीच में अगर हमने दवाई खाना छोड़ दिया, मानो 2 हफ्ते में हमारा इन्फेक्शन ठीक हो गया, उसके बाद में हमने ब्रेक दे दिया कि अभी हम दवाई नहीं खाएंगे, तो उससे क्या होगा, जितना इन्फेक्शन कम हुआ है वो वापस ग्रो करने लगेगा, वो वापस आपका फंगस मल्टीप्लाई करता है बॉडी में। इसके लिए वो 4 से 6 हफ्ते का तो मिनिमम कोर्स करना पड़ता है। अब बाकी और डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है और कौन सी दवाई दे रहे हो, सबके अकॉर्डिंगली ना आपका कितने दिनों तक खाना है वो सब चेंज हो जाता है। लेकिन जनरली अगर आपने एक कोर्स पूरा अच्छे से बिना ब्रेक के कंप्लीट किया है तो जैसे बार बार आ रहा है इन्फेक्शन वो नहीं होगा। सेकंड एक ये रह सकता है कि बहुत बार ना घर में किसी और को भी इन्फेक्शन हुआ रहता है, तो हम सेम टावल यूज करते हैं, हम सेम साबुन यूज करते हैं, या कुछ ना कुछ हम कपड़े एक साथ में धोते हैं, तो ये फंगस के ना छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं, वो स्पोर्स से भी एक से दूसरे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजों का अगर किसी को भी इन्फेक्शन हुआ है घर में तो सबसे पहले उसका शेयर नहीं करना है, कुछ साबुन नहीं शेयर करना है, कपड़े साथ में नहीं धोना है। और दूसरा ये कि बार बार अगर पसीना आता है उसको नहीं पोछो, उसको अपने आप से ड्राई होने दो, उससे भी जितनी देर तक गीला रहेगा उतना ज्यादा इन्फेक्शन वो स्प्रेड होता है। नहीं मैम, मैंने सारी व्यवस्था करी है। उसके लिए टावर अलग है, डेटॉल साबुन से भी नहाती है, डेटॉल साबुन से डॉक्टर ने बताया जैसे उसी कायदा कानून से चलना है, तब भी वो दोबारा से दिखता है। उसकी कोई स्थायी दवा तो होगी ना। कितना टाइम हो चुका है दवाई लेके? टाइम करीब करीब हो गए उसे, 4-5 महीने हो गए उसे। आप एक बार मेरे को जो जो दवाई लिया है वो सब प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, और कितने कितने टाइम के लिए लिया है दवाई वो भी जानना इम्पोर्टेंट है, तो एक बार उनका कंसल्टेशन कर लेते हैं। वो दवा तो मेरे घर पे है इस समय, उसका पर्चा भी घर पे है। बाद में भेज दीजिएगा आप। ठीक है, तो आपको आप एक बार जो आपको पढ़ाए हैं उनको उनके पास में भेज दीजिएगा, वो पूरा फोटो और प्रिस्क्रिप्शन सारा कुछ, तो हम लोग डॉक्टर मैम से कनेक्ट कर देंगे आपको। ठीक है? जिस जगह पे होता है उस जगह के फोटो भेज दूं बेटी की? हाँ, हाँ जी। तब तो देख लोगे ना पर्चा। वो हो सकता है कि गुम भी हो गया हो सकता है दवा कुछ की भी दवा की। मेडिकल रिकॉर्ड रहता है आपके पास उसको हमेशा संभाल के रखना रहता है, और ऐसे केस में जहाँ पर वो बार बार आ रहा है तो उस केस में कोई भी पर्ची को कभी भी नहीं फेंकना है। घर में सब लोग एक एक फाइल मेंटेन कीजिए जिसमें आपके घर के जितने लोग हैं ना सबका कुछ भी पर्चा रहता है, इवन एक छोटी सी दवाई भी खाई है ना वो सब पर्चे उसमें एक साथ लगा के रखो। नहीं, सारी चीजें तो मिलेगी तो सुविधा से वाकई में रखी हुई मिलेगी। बाई चांस नहीं मिलती है तो फोटो तो भेज दूंगा बेटी की, दिखा दूंगा उसे, उसे देखेगा आप। हाँ, फोटो भेज दीजिएगा, पर्चे भी भेजने इंपॉर्टेंट है, क्या दवाई चल रही है वो भी मुझे जानना है। चलो, ओके मैम। जी, थैंक यू सो मच मैम। Ma'am, how to treat acne and pimples? एक्ने का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, एक तो ग्रेड कितना है, कितना सिवियर है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब
एक तरह का एक्ने नहीं रहता है, सबको सबको अलग अलग तरीके का एक्ने रहता है। किसी को बहुत बार रहता है कि डैंड्रफ के साथ में एक्ने आता है, किसी को किसी खाने की चीज, जैसे कि अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, तो बहुत ज्यादा एक दिन में आम खाए इससे इरप्शन होती है। किसी को कभी कभी पीरियड की तकलीफ रहती है, उसकी वजह से एक्ने रहता है। तो एक जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं रहता है कि एक्ने का, डिपेंड करता है कितना सिवियर है, किसको हुआ है और किस चीज की वजह से हुआ है। अगर वो ध्यान में रख के ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, वो फिर पिंपल बार बार Maybe वापस it is आता है। because of dandruff. तो डैंड्रफ को ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है, और इसका ये भी मतलब है कि आपका लाइफस्टाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऑयली फूड खाना बंद करना, ये जनरल है, अभी ये जो इंस्ट्रक्शंस है। ऑयली फूड खाना बंद करना है, फेस को बार बार हाथ लगाना बंद करना है, पिंपल को नोचना बंद करना है, फेस वॉश अच्छे से यूज करना है, मॉइस्चराइजर अच्छे से यूज करना है डेली। उसके अलावा अपने टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, एक्सरसाइज करनी है रोज। ये सब किया, जनरली पिंपल्स हर केस में थोड़े बेटर हो जाते हैं इससे। बाकी जितना सिवियर है उसके हिसाब से दवाई वगैरह डिसाइड की जाती है। Thank you, ma'am. ओके। हेलो मैम, जैसे धूप में निकलते हैं तो शीत उड़ जाता है मेरे को। क्या हो जाता है? जैसे धूप में निकलते हैं ना मैडम, तो शीत वगैरह उड़ जाता है मुझे। या कोई दर्द की गोली खाता हूँ उसको, या फिर ईविल वगैरह खाता हूँ तो शीत हो जाती क्या हो जाता है, समझ नहीं पा रहे देवेंद्र भाई। एग्जैक्टली थोड़ा बता दीजिए, समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो जाता है। मैडम। शीत होता है ना, शीत चिट्टे चिट्टे पड़ जाते हैं मैडम, धूप में निकलता हूँ तो। चट्टे पड़ जाते हैं तो कई हाँ, बार कुछ दवाई दवाई ना सेंसिटिव रहती है सन को। तो अगर हम डायरेक्टली वो दवाई खा के या वो कुछ क्रीम लगा के हम नहीं डायरेक्टली बिना दवा की मैडम, कोई दवा नहीं खाता हूँ उसका, अगर धूप में निकलता हूँ तो वो जा शतग्राम से हो जाता है ना, हम शतग्राम वाला बोले हैं वो। सर्दी हो जाती है कि चमड़ी में कुछ आता है? चमड़ी पे चट्टे पड़ जाते हैं। चट्टे पड़ जाते हैं ना, बहुत लोगों को एलर्जी रहती है। हाँ, ये सन एलर्जी पुड़िया का बोला प्रॉब्लम है। वो बोला है। तो उसके लिए मैडम कुछ उपाय वगैरह है क्या? और वैसा अगर आता है धूप में जाने के बाद स्पेसिफिक, तो धूप का क्रीम लगाना इंपॉर्टेंट है आपको। बहुत लोगों को धूप की रेस की वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए। सर मेरे मैडम जो मेरे जो मैडम है ना, उनके आंखों के नीचे काले धब्बे आ रहे हैं, और उसके जरिए से अगर मेरे एक नोज है, नोज पर तो उसको काले धब्बे आ गए मेरे पर ही। काले धब्बे आ गए? कब से आ रहे हैं काले धब्बे? ये हो गए मैडम, ये कम 3 महीने हो गए मेरे। बढ़ रहा है क्या आपको? हाँ जी। जनरली अगर ऐसा कुछ रहता है ना, पिगमेंट वगैरह होने लगता है, लाइक धब्बा वगैरह आने लगता है चेहरे के ऊपर, वापस वही रहता है। मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट रहता है। धूप में जब भी जा रहे हो, धूप में नहीं भी जा रहे हो, घर में भी है तो भी धूप का क्रीम लगाना इंपॉर्टेंट है। उससे जो भी दाग पड़ रहा है वो फैलने से बंद हो जाता है। बाकी वैसा ही रहेगा, एक बार देखना पड़ेगा, फिर देखने के बाद में बता पाएंगे कि कितना सिवियर है, उसके अकॉर्डिंगली फिर दवाई वगैरह करनी पड़ती है। जी। लेकिन तो मैं बेसिक एक मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कीजिए। और मैं मेरे हैंड पर जो जैसे मनोरी होती है ना, वैसे खाल पर जो सफेद सफेद धब्बे से पड़ जाते हैं। जैसे मैं राशन मिलता, राशन में अंगूठा लगाऊं ना, तो मेरा फिंगर नहीं आता मुझे। इसका मतलब है कि आप ज्यादा कुछ ऐसा बार बार हाथ धो रहे हो क्या, और मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो अच्छे से, उसकी वजह से होता है ये बहुत कॉमनली। जी। स्किन कंडीशन एक्जिमा बोलते हैं उसको। अगर आप अच्छे से जितनी बार हैंड वॉश कर रहे हो उतनी बार आप आपका मॉइस्चराइजर लगाते जाएंगे ना, तो ये होने से कम हो जाएगा। तो मैम जो जो काला धब्बा है उसके लिए कोई क्यों आता है, क्या आता है? काले धब्बे के लिए आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, कितना काला है, कहाँ पर है, वो सब देख के फिर ट्यूब बता सकते हैं ना। तो मैडम ये फोटो कहाँ पर सेंड करना फिर? आपको आपके टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके फिर वो मुझसे कंसल्ट कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है। ओके ओके। कि मैम, तो देवेंद्र जी को कुछ सवाल है क्या? आपने मैसेज डाला है इसमें चैट बॉक्स में, तो आपको कुछ सवाल है देवेंद्र जी? जी मैम, मेरा सवाल है। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चेहरे पे मैम बेट एन लगाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, स्टेरॉइड का क्रीम होता है बेटनोवेट। जी मैम।
स्टेरॉइड का क्रीम, जो बेटनोवेट है स्टेरॉइड का क्रीम है। अभी अभी स्टेरॉइड की बात निकली ही है। तो स्टेरॉइड से बहुत सारे हमारे साइड इफेक्ट्स होते हैं स्किन के ऊपर। क्या क्या हो सकता है उससे? चमड़ी लाल पड़ जाएगी। आप जनरली लोग उसको गोरा होने के लिए लगाते हैं। तो क्या होगा उससे? चमड़ी लाल पड़ जाएगी, पतली पड़ जाएगी, पिंपल होने के चांस रहेंगे। फीमेल के केसेस में बाल आने लगते हैं चेहरे के ऊपर हर जगह में। धूप में जाओगे तो जलन होने लगेगी। बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं स्टेरॉइड के। और लंबे टाइम तक अगर आप स्टेरॉइड का क्रीम लगाते जाओगे तो बॉडी में भी अब्जॉर्ब होने लगता है। स्टेरॉइड का क्रीम जब तक आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है तब तक नहीं लगाना है। खुद के मन से कभी भी फार्मेसी स्टोर में जाके कभी भी स्टेरॉइड का क्रीम लेके नहीं लगाना है। सिर्फ उसके नुकसान होते हैं, कुछ भी फायदा नहीं करता है वो क्रीम। तो मैम कौन सा लगाना चाहिए? नॉर्मल मॉइस्चराइजर का क्रीम लगाना चाहिए। बेटनोवेट स्टेरॉइड होता है, कोई भी स्टेरॉइड को बिना पूछे नहीं लगाना है। हेलो हेलो। जी जी हाँ जी, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम रहमीचंद है। रहमीचंद है मेरा नाम। ठीक है जी, आपका सवाल पूछिए। मेरी बेटी है 12 साल की। उसके शरीर पे वो पिती सी हो जाती है। क्या हो जाता है? पिती हो जाती है, पिती। कब से हो रहा है ये? गर्मी के टाइम पे हो रहा है? नहीं नहीं, कभी डॉक्टर को भी दिखाया है, एमबीबीएस को, लेकिन वो अपने आप ही जाती है, दवाई से नहीं जाती। मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा धूप से रिलेटेड नहीं है, गर्मी से रिलेटेड नहीं है, तो फिर एक बार मेरे को फोटोज वगैरह भेज दीजिए। एक बार फिर मैं बात करके देख लूंगी। पर्चा है उसका। भेज दीजिएगा आप, पर्चा भी और फोटोज भी भेज दीजिएगा। फोटो भेजना देखना पड़ेगा मुझे एक बार ना कि क्यों हो रहा है। ठीक है मैम। तो मैम एक सवाल है कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेरॉइड क्रीम। ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा उसमें। अच्छा, जनरली आप स्टेरॉइड का क्रीम ना ऐसे रहता है मोम 8 बेटनोवेट, तो कुछ में भी ऐसे एंड में ऐसा कुछ आपको समझ में आए 8 लिखा हुआ, ATE लिखा हुआ, वो जनरली स्टेरॉइड का क्रीम रहती है। लेकिन अभी बहुत सारी क्रीम है जिसमें 8 नहीं रहता है। जनरल समझने के लिए मैं बता रही हूँ। मोस्ट कॉमनली सब क्रीम्स के ऊपर ऐसे लिखा हुआ हेलोवेट, क्लोबेट। तो 8 ऐसा कुछ भी क्रीम रहा ना तो वो स्टेरॉइड का क्रीम है। नहीं तो हर बार हम फार्मेसी स्टोर में जाते हैं ये पूछने के लिए कि हमें खांसी हुई है, सर्दी हुई है, चमड़ी पे ये इन्फेक्शन हुआ है, वो क्रीम देते हैं। आप पूछिए उनसे कि इसमें स्टेरॉइड है क्या, वो बताएंगे आपको बराबर से कि स्टेरॉइड है कि नहीं है। और पढ़ने में आप एक बार पढ़ लीजिए। यस सर। तो प्रतिपाल जी, आपको समझ आई ना अच्छे से? अभी और कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। और थैंक यू वेरी मच मैम। और किसी का कोई और सवाल है? ऐसा मैम, एक्चुअली आई हैव ए क्वेश्चन। मेरा बेटा है, इज अ 4 year old। उसके जो है आप म्यूट हैं। 4 साल का है, उसके आँख के पास में चोट लग गई थी, काफी निशान है, चोट के निशान है जो जा नहीं रहे हैं। तो जैसे मैंने स्कार्स क्रीम जो मार्केट में मिलती है वो मैंने लगाया भी 100, मतलब 102 ट्यूब में यूज कर चुका हूँ, बट उससे कुछ उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो निशान जा नहीं रहा है वो। जनरली स्कार की जो ट्यूब रहती है बहुत कुछ इफेक्टिव नहीं रहती है। स्कार, अच्छा स्कार का मतलब क्या होता है कि अंदर से जो भी हमारी स्किन ना बहुत सारे लेयर्स में रहती है। जनरली जब नीचे की एक लेयर चली गई है उसको हम स्कार बोलते हैं। अभी मानो नीचे से की एक लेयर चली गई है, आप कितना भी क्रीम लगाओगे वो नीचे की लेयर नहीं बिल्डअप हो सकती ना उसके ऊपर। बाकी अगर मानो ये लेयर के ऊपर में दाग पड़ गया है, काला हो गया है, वो ट्रीटमेंट अगर हम क्रीम लगाएंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। नीचे की लेयर को अगर हम आसपास के स्किन सेल्स को, मतलब आसपास की लेयर को स्टिमुलेट नहीं करेंगे ना, तब तक ये नीचे की लेयर ग्रो नहीं करेगी। तो बेसिकली क्रीम लगाने से कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक 2 से 5% का इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्रीम लगाने से, उससे ज्यादा स्कार हील करने के लिए कुछ काम नहीं करती है। ना स्कार हील करने के लिए, ना स्ट्रेच मार्क्स ठीक करने के लिए। तो उसके लिए क्या मतलब सर्जरी है एक ही सॉल्यूशन और कुछ भी नहीं है? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे लेजर्स रहती है हमारे पास।
इंजेक्शन रहते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर लगा है, कितना ज्यादा लगा है, और वो कितना फास्ट हम रिकवर कर पाते हैं। तो वो केस टू केस बेसिस में डिपेंड करता है, हमारा ऑल्टर चेंज हो जाएगा ट्रीटमेंट। ओके, थैंक्स। ओके, तो किसी और भाई का कोई सवाल है जो पूछना चाह रहे हैं, या फिर हम इसे क्लोज करें? और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है जो आप मैम से पूछना चाह रहे हो? जी 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 सर। जी सर सचिन भाई। मेरी बेटी है 13 साल की। जी वो सर 7 साल में घर पर बने थे आलू के चिप्स, तो उस पानी में वो गिर गई थी वो। तो जी उसके हैंड, उसका चेहरा और शरीर आधा पानी में गिर गया था वो। तो सर मैंने इलाज तो करवा लिया, लेकिन उसके चेहरे से, हाथों से, हैंड से, चेहरे से उसे से धब्बे से आ गए हैं, जैसे नागिन होती है ना, नागिन जैसे कांचली सी होती है, वो सर वो धब्बे नहीं जा रहे उसके शरीर से। ओके, ठीक है। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। एक बार ना जी फोटोज वगैरह एक बार भेज दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगी, जी फिर अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ आपको कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। ओके मैम, आसिन थैंक्स। भाई, आप मुझे रिपोर्ट भेज दीजिएगा, मैं जो है आपसे कंसल्टेशन करवा दूंगी, ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ हाँ। हेलो यस यस, हेलो पूछिए सर। हेलो। हाँ जी जी, जी। हाँ जी देवी चंद्र जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आपका सवाल रखिए। अच्छा, रियाज जी बात कर रहे हैं या देवी चंद्र जी बात कर रहे हैं? एक बार जरा क्लियर कर दीजिएगा और फिर सुनील पूछिए। बोल रहा हूँ, सुनील। सुनील, ठीक है सुनील जी, बात करिए। मेरे चेहरे पे पिंपल्स हो गए हैं। कब से हैं पिंपल्स? 2 साल हो गई। कुछ ट्रीटमेंट लिया है आपने उसके लिए? ट्रीटमेंट करायो, दवाई चली, लेकिन कोई फायदा नहीं है। एक बार आप दिखा लीजिए, आप भी एक बार फोटोज वगैरह भिजवा दीजिए, एक बार तो देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। इतना जनरली इतना लंबा रहता नहीं है पिंपल्स, तो कुछ हो सकता है अंडरलाइंग फैक्टर रहेगा, तो वो हम एक बार और ये फोटोज गड्ढे वगैरह। गड्ढे भी हो गए चेहरे पे, गड्ढे। गड्ढे क्रीम वगैरह से नहीं जाते, गड्ढे के लिए ना प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह ही लेना पड़ता है। क्रीम से बस मैं ये कर सकती हूँ, क्रीम और दवाई देके हमें पहले तो पिंपल ठीक करना पड़ेगा, नया आना बस बंद हो जाएगा, उसके बाद हम गड्ढों का इलाज कर पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैम, अभी और किसी दवा का बता कोई दो, दवा। सर जी, आप देव, कंसल्टेशन करिएगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस सर ने आपको कनेक्ट किया था हमसे, आप ये बात करिएगा, आप सारी रिपोर्ट्स भेजिए, वो आपको कंसल्टेशन भी करवा देंगे, दवा भी बता देंगे, ठीक है देवचंद्र जी या सुनील भाई, जो भी आप हैं। अच्छा, ओके, हाँ जी, ठीक है भाई, ठीक है। मैंने आपको कनेक्ट किया था यहाँ पे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैम मेरी एक फ्रेंड है जो 22 साल की है, और उनको स्किन प्रॉब्लम हो रहा है पाँव में। क्या हो रहा है उनको? जैसे उनको खुजली होता है बहुत ज्यादा, और जैसे रोटी फूलता है वैसे उनको छोटा छोटा फोड़ा की तरह होता है, और वो फोड़ा कितना भी, कोई भी कांटा से या कुछ से अगर फोड़ते हैं कि उसमें का पानी निकले, फिर भी वो एकदम फूला रहता है। कब से हो रहा है ऐसे? ये तो 2-3 साल हो गया मैम। दिखाया है क्या कहीं पर? हाँ, बहुत उनका ट्रीटमेंट चला, और उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है, फिर भी पाँव का जो स्किन है सो काला रहता है, और जब कोई मेडिसिन, मलहम या कोई पाउडर उस पे लगता है, उसके बाद वो जैसे कुछ छूटता है, वैसे वो स्किन छूटने लगता है। चेक करना पड़ेगा मेरे को एक बार ना, आप फोटोज वगैरह भेज दीजिए, उनसे बात भी करनी पड़ेगी मुझे, कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब जानना इम्पोर्टेंट है, ऐसा सिंपल नहीं है वो। एक बार अच्छे से देख के फिर मेरे को ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ेगा उनका।
और उनको ठीक है जब भी मैम। वो कंसल्ट करेंगे ना, उनको बोलना उनके पहले के जितने भी दवाइयों के पर्चे हैं वो सब अपने पास में रेडी रखो। ठीक है मैम। ठीक है, घर में उनके किसी और को भी होता है क्या ऐसे? नहीं, सिर्फ उन्हीं को उनको हो था रहा है? और उनके नाना जी को था। हाँ वही, इसलिए ठीक है, एक बार बात करती हूँ ठीक, मैं। थैंक यू मैम। ओके। ओके मैम, तो आज का सेशन काफी बढ़िया रहा। आप सभी से निवेदन है कि मतलब आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सेशन, है ना? और थोड़ा सा लेट हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट अभी मैम ने काफी बढ़िया से प्रेजेंटेशन दिखाया, आप सबको इतना अच्छे से समझ में आया, तो थैंक यू वेरी मच मैम। और थैंक थैंक यू यू। सो मच आप थैंक सबके भी यू। पेशेंस के लिए, इतना टाइम से आप लोग जुड़े हैं और आपने अच्छे से सुना मैम को। थैंक यू वेरी मच। और थैंक थैंक यू सो यू। मच टीम कैस्ट्रॉल, थैंक यू सो मच मसरूर Thanks सर, a थैंक lot, यू विशाल जी। ma'am, for joining us and थैंक यू shared your एवरीबॉडी, थैंक यू। tips with our mechanics at